हेलो। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑडियो क्लियर है जी आपको? गुड इवनिंग सर। ओके जी। बस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। वो पीपीटी आपने स्टडी कर ली होगी। और राघव जी, आपने कल वाला लेक्चर अटेंड कर लिया था? सभी स्टूडेंट्स बताएं, स्लाइड शेयर होगी जी? सभी को दिख रहा है जी? जी सर। हेलो। जी हाँ। सर। हाँ जी, गुड। इसको गैट वाला हमने स्टडी करना था। कल हम ये वाली स्टडीज कंप्लीट कर चुके थे। गैट जो है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स है। एक बात पहले थोड़ा सा बेसिक समझो भी। गैट, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीजें आई क्यों? दो तीन पॉइंट्स आपको पहले मालूम होंगे, कौन से जो हमने उस दिन डिस्कस किए थे। कि जो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस में आपको पता ही है कि सबने अपने अपने हिसाब से ले लिया कि डॉलर्स में करेंगे, हम इसमें ये वाले रूल्स बनाएंगे। लेकिन कुछ चीजें टैरिफ प्लस नॉन टैरिफ में अट गई। जैसे हमारी जो बॉडी थी, फेरा प्लस फैमा, फेरा और फैमा थी। इन दोनों में थी कि रेगुलेशन से मैनेजमेंट आ गई, बहुत सारे चीजों को हमने गाइडेंस में लिया। इसको भी अपन देखेंगे गैट के बाद। तो ये वही है। इट इज एन एग्रीमेंट दैट हैज अराइव्ड एट इन 1947 बाय 23 कंट्रीज टू एस्टेब्लिश ए फ्री एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग रेजिम। फ्री मतलब कि किसी पे कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज, कोई भी कोटाज नहीं लगेगा। जैसे जैसे दूसरों ने कोई चीजें ऐड ऑन करना शुरू करी, कुछ और चीजों को इंटरटेन करना शुरू किया, तो वो चीजें क्या हो गई, हमारे सामने आना शुरू हो गई। तो उनको क्या लगा कि क्या कर देना चाहिए, कुछ चीजें ऐड कर लेनी चाहिए। हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है जी आपको? देन फिर इसको 1948 के अंदर इन चीजों को देखा गया। ही एक्सपेंडेड स्कोप इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड बाय सीरीज ऑफ ट्रेड राउंड, कि कितने राउंड्स का ट्रेड हो चुका है, कितनी नेगोशिएशंस हैं। अबाउट ए फ्यू वर्ड्स ऑफ लीडिंग टू एग्रीमेंट मेंबर्स आर कॉल्ड ए राउंड। मतलब जैसे यूरुग्वे राउंड की कॉन्फ्रेंस हुई, हाँ, पहले भी पता 1944 वाला ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। या स्टूडेंट्स प्लीज, जो हमने पिछली क्लास में देखा है। जी सर। हाँ जी, देखा है जी कि नहीं देखा हमने?
तो वैसे ही यहां पर हमारे पास क्या हुई, चीजें सामने आई कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एट्थ राउंड ऑफ गैट मतलब आठवें दौर की बातचीत। एक और पॉइंट मैं आपके लिए ऐड ऑन करना चाहूंगा, दैट इज दिल्ली डेक्लेरेशन। पता है ये दिल्ली डेक्लेरेशन G20 में? बताइए अगर थोड़ा बहुत आइडिया है न्यूज़पेपर का या कुछ और। हाँ जी स्टूडेंट्स। नो सर। ओके, तो दिल्ली डेक्लेरेशन की मतलब जिसमें काफी बड़ी जीत हासिल हुई, क्योंकि हमने टेररिज्म के ऊपर जो चीजें हमने सामने बताई कि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए। तो आपका ये होमवर्क है, मैंने कहा मतलब आज तो मैंने होमवर्क करा दूंगा आपको। तो ये आपने मेरे को वेडनेसडे बताना है, दिल्ली डिक्लेरेशन देखना है और G20 को आपने एक बार स्टडी करना है। मैं इसके नोट्स भी आपको भेजूंगा, तो उसको भी प्लीज आपने देखना है। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा आज, तो उसमें आपने ज्वाइन कर लेना। मैं आपको लिंक भेजूंगा, वहां पे आर्टिकल्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है? उसकी रीडिंग ले लेना। एट्थ राउंड का मतलब क्या है कि पहले 7 राउंड हो चुके थे, फिर उस फैसले पे आए विच गेव बर्थ टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 23 कंट्री तक कोई चीज सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो क्या होगा, WTO। अब हमारे WTO के अंदर जो झगड़े हैं वो कौन सॉल्व करता है? ये कल बताया था मैंने, या कुछ बच्चों ने रिकॉर्डिंग भी सुन ली होगी। हाँ। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हमारा यही सेंटर बना हुआ है, और ब्रिक्स वाले मामले भी यहीं से हमारे सॉल्व होते हैं। ब्रिक्स वाले, ब्रिक्स के अंदर जो कोई दिक्कत है तो वो यहीं सॉल्व होते हैं। यहाँ पे एक परमानेंट सेंटर बना हुआ है। 30 अक्टूबर 1947 23 कंट्रीज एट जेनेवा साइन एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू टैरिफ्स इम्पोज्ड ऑन द ट्रेड। मतलब तब एग्रीमेंट हुआ कि ये लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसको एक बार हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो। वैसे तो मैंने आपको PDF सेंड भी करी थी, आपने स्टडी करा भी होगा, नहीं किया कोई बात नहीं। हाँ जी गगन जी, राघव जी, ऋचा जी, समृति जी, इसको प्लीज देखिए स्लाइड को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है प्लीज पूछिए। ये एक मैंने भूमिका आपको बता दी कि क्यों ये आया था, क्या कारण थे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने रीड कर लिया होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, जी सर। हेडक्वार्टर भी क्लियर होगा, कल भी जैसे बताया था। इट वॉज abolished, replaced by WTO which came into existence 1995। जन्म कब हुआ? 1980, 48 में। लेकिन करते करते बात कहाँ तक आ गई थी, एक 1995 तक ये बात खत्म हुई। Objectives to provide equal opportunities to all the countries in international market for trading purpose without any favor। क्योंकि जो गैट था उसमें ये सारी चीजें होती थी। अब कोई बंदिश तो नहीं है ना जी इंडिया के ऊपर कि यहाँ से नहीं ले सकते, बताइए जरा। ये है, नहीं है सर। होती हैं, हम नहीं। परवाह नहीं करते जी। होती हैं, जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बच बचाव करके ईरान का साथ देते हैं। ईरान हमारा काफी अच्छा मित्र देश है, जैसे काफी जो हमारे हम्म। अरब कंट्रीज हैं। यहाँ आप देखिए रशिया के ऊपर कितनी सारी सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने युद्ध के बाद, लेकिन मजाल है किसी ने इंडिया को कुछ बोला हो, अगर कहा है तो वहां पे हमारे जयशंकर जी हैं बताने के लिए कि पूरा यूरोप
रशिया से तेल ले रहा है तो उनको भी तो बताइए ना, सिर्फ इंडिया थोड़ी है बताने के लिए। Institutional structure, only the set of rules, multilateral agreements, it lacked the institutional structure. मीन्स कि सिर्फ बातें ही थी। जैसे कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि CAA लागू हो गया, जिसमें से जो कोई इन्फिल्ट्रेशन होती थी या फिर जो हमारे बंधु अलग कंट्रीज में जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो वो नागरिकता ले सकते हैं। अब बातें कब हुई जी? 2019 में। लेकिन इसको लागू कब कर दिया गया जी? 2024 यानी कि 11 मार्च को। ये वही है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना और इसका 39 पेजों का, 39 का पूरा डॉक्यूमेंट्री आया है। उसको भी आपको एज ए जनरल नॉलेज स्टडी करना चाहिए। यहाँ पर गैट भी इसीलिए फेल हुआ कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था। क्या था? बस मीटिंगें होती रहती थी, बस बैठ के कि अपना अपना सबने बना लिया कि यहाँ कर लेते हैं। और इसी से फिर वो बनने शुरू हो गए। रीजनल इकोनॉमिक, एशियन, सार्क बन गया। ठीक है जी, नाफ्ता बन गया, मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद यहीं पे पहुंचेंगे अगली क्लासेस में। फिर ये मैंने जैसे बताया, क्वाड बन गया, ब्रिक्स बन गया, बहुत सारे रीजन इकोनॉमिक बन गए कि सबने अपना अपना वहां करना शुरू कर दिया कि चलो हमारा एरिया तो सेफ रहे। आपको पता है इंडिया गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया के राजे जो थे, उन्होंने सारी चीजें सेल कर दी। कैसे? कोई आया व्यापार करने, तो राजाओं की आपस में बनती नहीं थी। पता है जी आपको कि नहीं पता? ये बताइए पहले हिस्ट्री थोड़ी सी। जी सर। मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। हाँ जी, हाँ जी सर। ऋचा, गगन, राघव, स्मृति। हाँ जी। तो इसको लगा कि चल मैं परमिशन दे देता हूँ इसको, ये आ जाएगा। लो जी, इसको परमिशन दे दी, इसने किसी और को दे दी, इसने किसी और को दी, ऐसे करते इनको ये तो पता नहीं चला कि भाई हम इकट्ठे हैं। लेकिन हम्म। इन्होंने फिर बाद में अपना कुनबा बना लिया। बस फिर वो कोई भी हो, फिर ऐसे ठगा। मतलब करने सारे व्यापार ही आए थे इंडिया में। ये बात आप याद देखिएगा, जी। कोई भी कंपनी आई, डैनिश आए, पोर्चुगीज आए, फ्रेंचमैन आए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बात ही छोड़ दो, तो इन्होंने बंगाल के जैसे कुली खान या और सब थे, इन बंगाल के नवाब, सब लोगों को मतलब मरवा दिया इन्होंने। किसी को लालच दे दिया, किसी को कुछ दिया, मीर जाफर को लालच दिया कि उसको मार दो, उसको मार दो, खुर्शीद खान को, ऐसे करके था सारा। क्लियर हो गया जी? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सारी सोच वहीं से है। एनी डाउट प्लीज? जी सर। हाँ जी। ये भी दूसरा, इट डिड नॉट कवर ट्रेड इन सर्विसेज, जिसमें सिर्फ IPR और सर्विसेज नहीं आती थी, सिर्फ किस में डील करते थे? ये गुड्स में डील करते थे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, नॉन टैरिफ बैरियर्स, नो, वहां पर कुछ भी चीजें ऐसी होती नहीं थी। कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता था, क्योंकि वो कहता है जिससे बनती है ठीक है देख लो, नहीं बनती तो कोई बात नहीं। अब आज स्टेटमेंट आई है तो देखना, 2-4 दिन में जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो भी कह देंगे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो ये चीजें हैं। अब या फिर आपको पता ही है कि पॉलिसी होती है, तो ये पास कर दिया, बाकी सब स्टेटमेंट देते रहेंगे जो नेगेटिव लोग हैं, और बाकी पीछे गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी। नेक्स्ट, फिर गैट ने एक इंट्रोड्यूस किया था MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, याद रखिएगा। पाकिस्तान से हमने ये वापस ले लिया था, ये जब अटैक्स हुए थे पहले दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू विच एवरी मेंबर कंट्री वाज कंसिडर्ड एज MFN। कि जी 23 कंट्री हैं, 24 कंट्री हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये है कि एक दूसरे की सिफारिश करना, एक दूसरे के फेवर में सोचना कि नहीं जी वो वहां से देगा, वो वहां से देगा। जैसे रशिया हमें फेवर के पार्ट में ही ऑयल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताइए। अमेरिका थोड़ा सा फेवर करके ही इंडिया को डिफेंस में स्ट्रांग बना रहा है। नहीं तो पता है कि इंडिया अगर रशिया के पास चला गया तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी। चाइना से भी लड़ना पड़ेगा ना फिर। चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए इंडिया उसका अच्छा दोस्त है। हाँ जी, प्लीज बताइए जी। जी सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है जी, वेरी गुड। देन
रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग एंड न्यू स्टेट्स, मतलब वेस्टर्न मोनोपोली थी जी, कि जो बड़े लोग कह देंगे वही है। ये वेस्टर्न मोनोपोली है ना, कि रशिया से ऑयल कौन ले सकता है? यूरोप ले सकता है, इंडिया नहीं ले सकता। यूरोप पे नहीं सैंक्शन है, बताइए। जर्मनी नहीं आता उसमें, फ्रांस आता नहीं उसमें, फिर आता ना। तो अमेरिका का तो दोस्त है वो। अच्छा, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब इंडिया सबको नहीं कह सकता। इंडिया ने क्या बोला कि अगर यूरोप ले सकता है, जितना तेल इंडिया पूरे एक साल में यूज करेगा या कुछ समय में यूज करेगा, उससे ज्यादा यूरोप 10-15 दिन में ही खत्म कर देता, पूरा यूरोप। हाँ जी, स्टूडेंट्स जितने भी हैं प्लीज मैसेज करके रिप्लाई कीजिए, क्योंकि रीचा ही सिर्फ रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी ऐसा लग रहा है सिर्फ कथा सुनने आए हैं। हाँ जी, ये मैं आपसे अभी बात करी थी कि कितने राउंड्स की कॉन्फ्रेंस हुई। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये हमारी क्या होगी, इसमें WTO एट। बन गई। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था। टैरिफ्स आए, टॉर्को जिनेवा में फिर हुई, फिर टैरिफ्स, एंटी डंपिंग मेजर, कंट्री कंट्री बढ़ते गए, देखो सबको इकट्ठा किया गया। 26, 26, 62, 123, तब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना, डिस्प्यूट बना। यानी कि जो बात हम कर रहे थे, देखो कितने राउंड की बातचीत हो रही है, 86 से 94। तभी तो 95 में आया ना जी ये, तभी तो आया ना 1995 में, क्योंकि तब बहुत सारे यस लोगों सर। को इकट्ठा करना था। और इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर एक क्या बन गया था, स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं था, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं था। डिड नॉट इन सर्विसेज, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर WTO के अंदर थे। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एज वेल एज द इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, और आपकी एजुकेशन के लिए भी। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में डिफरेंस होता है जी। क्वालिफाइड तो आपके पास डिग्री है, लेकिन उसकी नॉलेज कितनी है, दैट इज योर एजुकेशन। एजुकेशन। हाँ जी, बिल्कुल जी। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये वाला, कि कहाँ पे हुई थी। और ये रेयर चांस है कि जो राउंड्स हैं ये कम पूछे जाएंगे। ये तो मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया ये वाला, कितने कंट्री थे, लेकिन ये भी मिनिमल है। लेकिन ये मैक्सिमम कि कहाँ हुई थी। जो मैंने यहाँ पर एक बात और याद रखी है, जो मैंने रेड किया होता है ये एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये मान के चलिए, रेड मीन्स स्टॉप, मीन्स आप अपनी आईज को स्टॉप करें और देखें कि ये लाइन का मतलब क्या है। यहाँ पर एग्जामिनर भी थोड़ा सा हमें पुश करेगा कि ये वाली लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इंडिया वॉज ए फाउंडिंग मेंबर। हाँ जी, क्लियर जी। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। उसके बाद ये एक बार डिफरेंस देख लो गैट और WTO में, फिर उसके बाद मैं एक बार आपको, जो पहले आप कुछ बच्चों ने क्लास नहीं लगाई थी, फेरा और फैमा को देखेंगे। कि फेरा फैमा कर लिया था हमने, ऐसे जूम पे करा था, नहीं करा था? नहीं नहीं करा। हाँ, उस दिन थोड़ा सा इशू था। एक बार पहले गैट और WTO देखो, फिर मैं इस पे लेके चलता हूँ आपको। 2 मिनट्स ही हैं आपके पास।
हाँ जी। अब मल्टीलेटरल क्या होगा जी हमारे लिए, क्योंकि गैट जैसे क्या था, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के अंदर था 23 की, बस मैं इन दो देशों के साथ ही बातचीत करूंगा, या मैं इन पांच देशों के साथ बातचीत करूंगा, या यहां पर इस तरीके से रहूंगा। ओके। देन उसके सर बाद, प्लूरिलेटरल समझाए। हाँ जी, प्लूरी प्लूरी का ही बता रहा हूँ कि मल्टीलेटरल। अब प्लूरीलेटरल बाद में मतलब क्या है कि जैसे हम सिंगुलर प्लूरल कहते हैं, एग्रीमेंट तो ओरिजिनल क्या था, मल्टीलेटरल था, लेकिन ये था कि मैं इन तीन देशों के साथ ही काम करूंगा। लेकिन गैट में क्या बात बताई गई है, डब्ल्यूटीओ में, कि सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना कामयाबी लेने की। सबके पास, एवरी मेंबर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल कंट्री इंटरनेशनल फॉर ट्रेडिंग विदाउट एनी फेवर। लेकिन जब हमने प्लूरीलेटरल कर लिया तो उसमें क्या होगा, प्लूरल मतलब कि बस इसी दो तीन देशों के साथ काम करेंगे और कहीं काम नहीं करेंगे। हाँ जी, बताइए, समझ आई बात है? यस सर। हाँ जी, बाकी बच्चों को चलो ठीक है, गुड। हाँ जी, फेरा पैमा नजर आ रहा है जी आपको? हाँ यस जी सर। सर। हाँ जी, इसको प्लीज एक बार स्टडी करिए फेरा फैमा को। मतलब इससे भी थोड़ा सा और आइडिया होगा, फिर जाके जो गैट है, डब्ल्यूटीओ, और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि वहां तक तो वो क्लोज हो गया था कि डब्ल्यूटीओ ये सारी चीजें क्यों बनी, किस तरीके से सारी चीजें हुई। पहले इसको एक बार स्लाइड को जल्दी जल्दी स्टडी करो। वैसे मैंने पहले भेजा भी था आपको, पर होप सो आपको याद होगा, पर एक बार इसको स्टडी कर लो। हाँ जी, हो गया जी स्टडी। चलो अब हम देखते हैं, ये देखिए ध्यान से एक बार, मैं इसको येलो से हाईलाइट करूंगा। ट्रांजैक्शन हैव रेगुलेशन in India. Foreign exchange were promulgated in 1973 with the recent trends of liberalization.
इन द इकोनॉमी, कि सब लोग लिबरल रहे। अभी हमने WTO और इसमें क्या बातचीत करी है जी? WTO और इसमें हमने क्या बातचीत करी है? सबके पास ट्रेड हो। हाँ, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबके पास हर एक चीज का मान सम्मान प्रॉपर होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए जी? हाँ जी सर। हाँ, सबके पास होना। उसके बाद क्या लिखा है? विद द रिजल्ट फैरा हैज बीन रिप्लेस बाय फैमा। जैसे गैट और इन सब चीजों को क्या कर दिया गया, बता दिया गया, कि नहीं? हाँ जी, प्लीज बताइए। हाँ जी। इनको बंद किया गया ना? हाँ, पैरा को। हाँ, फैरा को बंद किया गया, फैमा को साथ में लेके आया गया। तो वो सारे पॉइंट्स उसी में थे। उसके बाद क्या पूछ रहा है? 1873, 1974 में आ गया। देखो ये पैरेलल वहां पे था, पैरेलल वो मीटिंग देखी है ना साथ साथ में जो चल रही है। पैरेलल इसके साथ मीटिंग तो चल ही रही थी ना 1944 से 45 से 47, और ये साथ में रेगुलेशंस थी। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिवेंट द आउटफ्लो ऑफ इंडियन करेंसी एंड टू सी द फॉरेन एक्सचेंज लेजिटिमेटली ड्यू टू इंडिया शुड बी रिसीव, कि यहां से पैसा ना ज्यादा जाता रहे। लेकिन आपको पता ही है फॉरेन कंट्रीज में किस तरीके से हमारा पैसा जा रहा है, हवाला के जरिए, या जो बच्चे स्टडी करने जा रहे हैं, या कुछ और पैटर्न्स पे सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखो, इसीलिए इंडिया फाउंडिंग मेंबर था वहां पे, लिखा था ना इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, कि इंडिया ने सब लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया कि नहीं जी इस चीज को बनाना चाहिए, ऐसे नहीं मन मर्जी के हिसाब से सारी चीजें चलती, कोई चीजें रेगुलेशन भी करनी है। जैसे मीगा के अंदर इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, कुछ चीजों में फाउंडिंग मेंबर का मतलब कि चीजें इकट्ठी करेगी। जैसे दिल्ली डेक्लेरेशन जब आप पढ़ोगे ना, चाहे यूट्यूब से पढ़ लेना चाहे वैसे पढ़ लेना, आपको चीजें समझ आएंगी। मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस ही ना स्टडी करें, आसपास की चीजें पता होगी तो ये सब्जेक्ट समझ आता है, नहीं नहीं समझ आता ये फिर। अब मेरे सामने कौन सा कोई कंट्री का नाम लिखा बताइए, मैं तो ऐसे आपको पूरा न्यूज के हिसाब से ही बता रहा हूँ सारी चीज। देन टू रेगुलेट सर्टन पेमेंट्स, टू रेगुलेट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज, की प्रॉपर एक्सचेंज हो। जैसे आज 8 पैसे गिरा है, जो रुपी है अप्रोक्सीमेटली 82 रुपये, जो डॉलर है 82 रुपये और 70 पैसे की तकरीबन तकरीबन बंद हुआ। तो वो सारी चीजें, ऐसा नहीं कि रातों रात रुपया बढ़ गया, रातों रात वो डॉलर चला गया आगे, ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन इंडायरेक्टली अफेक्टिंग दी फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल इफेक्ट करेगा, कि सारी ट्रांजैक्शन ही अगर फॉरेन की तरफ होती रहेंगी तो अपन क्या करेंगे जी बताइए? कुछ कर सकते हैं जी उसमें? हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई है जी हमारे पास पॉसिबिलिटी कुछ करने की? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है जी उसमें कुछ करने की, ना ही हमारे पास वो चीजें ऐसी होती हैं। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी एंड बुलियन, ये बात हम कर चुके हैं तब। द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड यूटिलाइज द सेम इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आप बताइए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारा फार्म हाउस है या कोई हमारे पास बहुत सारे बागान हैं, कि सारी चीजें हम फॉरेन ही बेचते रहें? बताइए, नहीं। ऐसी पॉसिबिलिटी है जी? नहीं है। बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है। और हम प्रॉपर्टी भी इमूवेबल नहीं लेके जा सकते। आप तो थे ऋचा जी क्लास में, इस पॉइंट का मतलब बताइए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन नेशनल्स, एक्विजिशन एंड होल्डिंग, मैंने प्रॉपर्टी का लेके एग्जांपल बताया था, आपको याद होगा अगर तो। हम्म। हाँ जी, क्या एग्जांपल था वो? कि अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है तो वहाँ सेल सेल करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो जी, आउटसाइड इंडिया दुबई में प्रॉपर्टी ले सकते हो, लेकिन रेगुलेट होना पड़ेगा। ले तो सकते हैं लेकिन वो हाँ, रेगुलेशंस होनी चाहिए। अगर रेगुलेशन नहीं होंगी तो फिर उसमें चीजें क्या होंगी, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। देन एक्विजिशन होल्डिंग का बताना चाहेंगे, कोई पॉइंट किसी को पता हो? मूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट, और जो नहीं रह रहे, क्या वो पैसा ले सकते हैं, बेच सकते हैं प्रॉपर्टी, जिसको बेनामी संपत्ति बोलते हैं? हाँ जी, एनी स्टूडेंट? नो बेनाम सर। हाँ, बेनामी संपत्ति की मान लो
गगन जी के कजन हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? अमेरिका रह रहे हैं। वो कहें कि मेरा 50 प्रॉपर्टियां पंजाब में पड़ी हैं, वो ऐसे सेल करते रहें, आगे आगे पैसे लेते रहें, ठीक है, लो कर ही रहे हैं हवाला के जरिए कि आगे आगे A B C A1 B1 C1 को पैसे सेल हो गए। अब इन्होंने क्या किया, अपने वर्कर जो हैं उनसे पैसे कहाँ डलवा दिए? इनके अकाउंट में डलवा दिए। लेकिन पर पूरी नजर होती है फिर वो उनकी, ईडी वालों की अकाउंट्स की, तभी जांच होती है ना जी। कैसे जैकलिन फर्नांडिस पकड़ी गई कि पैसा बाहर जा रहा है, डबल हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तभी ईडी वाले रोक लेते हैं ना सभी को। रकुलप्रीत को बुलाया गया, सारा अली खान को बुलाया गया, बहुत सारे लोगों को बुलाया जा चुका है ईडी के द्वारा कि पैसे कैसे गए। जैसे आपको पता होगा पनामा पेपर लीक्स, ये भी वही है। हाँ जी। बहुत सारे लोगों का नाम छपा है हमारे इंडिया में, अमिताभ बच्चन जी भी उसी में हैं, सचिन तेंदुलकर जी भी हैं, अनिल अंबानी भी है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं कि पैसा कैसे गया वहां पे। ये वही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस है कि फॉरेन ने यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे किया इतना पैसा। जैसे लोग डोनेशन कर देते हैं, कैसे आया जी पैसा? उल्टा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पैसा क्यों नहीं आएगा, यहाँ से आ जाएगा जी पैसा वापस। कैसे आएगा? अब इन्होंने क्या किया, इनको दे दिया, इनको शेयर में कि मैं डोनेशन कर रहा हूँ, इन्होंने फिर और बना लिए W1 W2 W3। आ गया, अब कौन किसको पूछ रहा है? मान लो मैं 2 लाख रुपए लेके आऊं, सब्जी मंडी में 5 बंदे जानते हो, मैं कहूंगा भाई 50-50 हजार डाल दो, 40-40 हजार डाल दो, डाल देंगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं उनको। उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगी ना जी, क्या दिक्कत होगी? नहीं। या फिर हमारे इंडिया में क्या है, कमीशन दे देते हैं कि भाई 50 हजार पता है आपको, हमारे इंडिया में वाइट का ब्लैक करना हो, ब्लैक का वाइट करना हो, 10 से 20% कमीशन हाँ, है। कोविड में भी हुआ था, भाई कोविड टाइम्स में बहुत कोविड डिमोनेटाइजेशन में तो था, लेकिन ये ज्यादा है क्योंकि उसमें ब्लैक वाले को पैसे ब्लैक में चाहिए, वाइट वाले को वाइट में चाहिए। और वेरी सॉरी टू से, जितने भी जहाँ पे हम डोनेशन करते हैं, जो ट्रस्ट हैं या कुछ और हैं, ये सब लोग वाइट का ब्लैक बना रहे हैं। हाँ जी राघव जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैसे भी बता दीजिए कह रहे चाहे। हो सर। हाँ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। हाँ, तो ये किसी को नहीं जित पता। हाँ जी प्लीज आप बताइए थोड़ा सा। सर वही है सर, आपने तो सारा मतलब बता ही दिया। ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के ही तरीके हैं सर। जितनी डोनेशंस हैं या जो एनजीओ वगैरह, जैसे कह देते हैं ना कि एक्टर्स हैं या बड़े बिजनेसमैन एनजीओ चला रहे हैं, वो अपना हम्म। पैसा ही उसको एक तो लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं सर, और टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं। हाँ तो सोशल वर्क का सिर्फ दिखावा ही है सर वो तो। हाँ, चाहे वो ह्यूमन बीइंग कह लो, बीइंग ह्यूमन कह लो, या जैकलिन जी। फर्नांडिस का कह लो, योलो वाला, इनकी कैट्स की डॉग्स की संस्था है। रिसेंटली सर वो केस है अपना, मुकेश अंबानी जी का बेटा 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है, वो भी वही चीज़ है सर। वो अच्छा। एनिमल्स के लिए कर रहा है। हाँ तो ये वही है कैट डॉग वाला, इसमें फिर हाँ जी। पैसे ज्यादा बच जाते हाँ जी। हैं। आदमी लोग बता देते हैं ना, पकड़े जाते हैं, कैट डॉग को पकड़ के क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जी। ये इनका वही प्रोजेक्ट है। गुड टू हियर यू। मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी आर्टिकल न्यूज़पेपर से चीजें होती हैं, हमें लगता है कि सलमान भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाहरुख भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा यही कर रहे हैं, फिर ये ठीक मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। एंड देन टू रेगुलेट दी फॉरेन कंपनीज को भी देखना है, जैसे फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में यही करती हैं, पैसा लेके बाहर चली जाती हैं, या फिर आपको पता ही है जो मैंने भी बताया और राघव जी ने भी बताया। हाँ हाँ, उसके बाद इसीलिए मैंने आपको पैरेलली समझाया, गैट, WTO, फेरा, फैमा। हाँ जी प्लीज इसको भी हम साथ में देखते हैं। होल इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया एंड टू दी ब्रांचेस, सब जगह एप्लीकेबल होगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और इस एक्ट के साथ हमें आरबीआई भी डील करेगा, आरबीआई भी पेमेंट्स को देखता है। पेमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, एक दिन में कितने निकाल सकते हैं, 40 हजार कैश, चेक से, पता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द करंट करेंसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राघव जी, एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट बनाता है बैंक, जी सर। है ना, 14 डेज वाली। ये, जी सर। हाँ जी, जमा होती है ना बैंक में कि कितना किस पे ध्यान है, किसी का किस पे ध्यान नहीं है। सर ऑन पेपर ही ज़्यादा होती है, एक्चुअल में बैंक्स भी नहीं करते इतना। हाँ हाँ, मतलब ऐसे रूल तो है ना हाँ। इसमें, ये हाँ रूल। रूल है सर उसमें। हाँ मतलब इसमें अगर ये है कि इसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं, हाँ,
जी भी सर। किसका पैसा आया, मतलब इसमें उन लोगों का पैसा होता है जो बैंक के जमाई होते हैं, 50-50 करोड़ की पार्टी, 100-100 करोड़ की पार्टी, ठीक है, जहां से ये सारा कैश चलता है, सारा बैंक चलता है। मैं अक्सर ये बोल देता हूँ क्लास में भी, अभी भी पहले से ही बोलता आया हूँ कि अगर 50 लोग अभी पैसे लेने चले जाए ना बैंक में, 17 सेक्टर में या 34 सेक्टर में, वो देंगे नहीं पैसे सबको, वो कहेंगे कैश खत्म हो गया। हाँ जी राघव जी, क्या कहना चाहोगे इसमें? बिल्कुल ठीक है सर। आप वो देंगे नहीं, मान लो सबने बोल दिया ना 20-20 लाख ले दो, 10-10 लाख दे दो, वो कहेंगे है नहीं पैसे, किसी कहीं और से ले लो जाके। नहीं, उसमें सर पता है क्या जी, ब्रांच के पास ना एक्चुअल कैश होता भी नहीं है ज्यादा। हम्म। अपने को देखने में लगता है ब्रांच की जो कैश रिजर्व है ना सर, बड़ी बड़ी ब्रांचेस के पास भी 25-30 लाख रुपए कैश रिटेंशन ही है, उससे ज्यादा हाँ वो होल्ड भी नहीं कर सकते। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं सर उनको ना पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है अगर बड़ी बल्क पेमेंट्स लेनी है कैश में। और आरबीआई इसको लो रखता है ताकि कैश ट्रांजैक्शन को अवॉइड करें सर कस्टमर्स। हाँ, और ये देखता भी है उसी, तभी मैं ये देखता भी है। नहीं सर, और डेली ना हमारी रिपोर्ट जनरेट होती हैं कि जो नए अकाउंट्स खुले हैं या एक अकाउंट में मल्टीपल कैश ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो हमारे ना मतलब एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में भी आती हैं, जो हम्म। डेली रिपोर्ट प्रिंट करके रखी जाती हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये 2000 का नोट भी बैंक वालों ने मंगवाया ना वापिस, तभी तो डाला नहीं उसमें एटीएम में, हाँ जी सर। बैंक वालों उसमें को। भी सर हम्म जितने भी 2000 के नोट जमा हुए हैं, तो हम्म डेली शाम को ना आरबीआई की गाइडलाइंस थे कि हर बैंक हर ब्रांच वो उसकी अलग से रिपोर्ट, उनका ना आरबीआई का एक पोर्टल आ गया था, तो उस हम्म पे डिटेल्स जमा होती थी भी। अगर तो अकाउंट में जमा हो रहे हैं तो ठीक है। हम्म, एक्सचेंज का भी आरबीआई ने करा था, भी एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसमें आधार कार्ड नंबर डलता था कि किसने हाँ एक्सचेंज करवाया है। हाँ बिल्कुल। तो ये खबर लीक नहीं थी वैसे, पता था कि बंद होगा, ये पहले भी आ गया था वैसे आर्टिकल सर कि। हाँ जी, हाँ क्योंकि बैंक्स को सर इंस्ट्रक्शन आ गए थे कि एटीएम्स में लोडिंग बंद कर देनी है 2000 की। हाँ बंद कर और देनी है। पीछे से आना बंद हो गया था सर, सप्लाई बंद हो गई थी करेंसी चेस्ट से। हाँ जी इनकमिंग ही थी, तो फिर वो हो गया था कि ये बंद हो जाएगा जल्दी से। हाँ बस यही है, तो 500 का भी 50-50 है ना। सर अभी इलेक्शंस तक तो कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं सर। हाँ वही वही 50-50 बोला था अभी मैंने। जी। हाँ इसका है वैसे 51-49 भी कह सकते हैं, चलो बाकी देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। सर इसमें भी सरकार को अच्छी कमाई हुई है ना सर, नोट प्रिंटिंग में बंद करके। हाँ बहुत बहुत कमाई हुई है, कमाल है। तो ये तो फिर मतलब बाहर से लेने ना पैसे, कहाँ से लेने पैसे, कहाँ से लेने राघव जी पैसे? हाँ जी। कहाँ से लेने नहीं, पैसे? किस हाँ जी। किस चीज में सर? इसमें प्रिंटिंग में आप कह रहे हो ना पैसे कमाई काफी हुई है। नहीं, वो तो सर ऐसे है ना कि जो बिल्स डलते हैं और हैं, वो फिर पता ही है सर, गवर्नमेंट में जो हाई लेवल पे जिनको टेंडर मिलते हैं वो होते तो इनके हाँ ही रिश्तेदार हैं सर हमारे सारे। पूरे फुल रिश्तेदार हैं, हाँ अंबानी के जी। कंपनी वाले बंदे ही तो एसबीआई संभाल रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? सर मैं तो सिंपल कहता हूँ, एक गरीब आदमी लाख रुपए का लोन लेने चला जाए ना कि दुकान में माल डालना, उसे लाख रुपए नहीं मिलते। हाँ सौ जी, करोड़ लेने उसे 100 करोड़ मिल जाते हैं। हो घर बैठे। और घर बैठे। हाँ चलो, अब ये फैमा भी उसी के ऊपर है, इसी लॉज को बनाना था जो मैंने और राघव ने डिस्कस किया। तो रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ facilitating एक्सटर्नल ट्रेड एंड द पेमेंट्स एंड द मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, जैसे इन्होंने राघव जी ने बताया कि आरबीआई और ये सारी बॉडीज करती हैं, वैसे ही फैमा बनाया गया और इसको होल इंडिया के ऊपर अप्लाई किया गया, लेकिन यहाँ पर ट्रेड्स और पेमेंट दोनों देखी जाएंगी और ऑर्डरली होना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया कि सर वो चेस में रिपोर्ट बनती है और वो वहां जाते हैं पैसे, कि डेली काउंटिंग हो रही थी कि कितने 2000 क्या है कितना नहीं, हाँ जमा हो जाते थे, देना नहीं होता था, बस देना नहीं था, वापस नहीं जाएगा कोई किसी भी कस्टमर को नोट। और ये सेक्शंस थे, ये नॉर्मली ही हमने स्टडी करने हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है एग्जाम से, तो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी, ये प्रॉप ये एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। और ये है इसका डिफरेंस, जैसे मैं आपको पता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसका डिफरेंस जरूर होता है। इसका वीडियो मैं आपको 15 मिनट में भेज दूंगा लिंक, इसको दोनों को देखना आपने, मतलब ये वाली वीडियो और कल वाली वीडियो, फिर यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। फेरा फेमा, डब्ल्यूटी और गैट, ये चारों टिप्स पे होने चाहिए, और मैं फ्राइडे आपका टेस्ट लूंगा ऑनलाइन, ये बात ध्यान रखना। फेरा, फेमा, डब्ल्यूटीओ, गैट, इन चारों का टेस्ट होगा, इवन वर्ल्ड बैंक का भी उसमें, आईएमएफ आल्सो, 6 बॉडीज। ओके है? जी सर। ठीक है हाँ जी। जी सर। ठीक है, गुड नाइट जी, टेक केयर, कल मिलते हैं।